नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं, अहिल्याबाई होलकर, नारी शक्ति और राष्ट्रवाद। इसके जरिए हम अहिल्याबाई होलकर की विरासत और उनके शासन को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। ये लेख जो है ये खास तौर पर इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने इतिहास को और उसमें भी खासकर शक्तिशाली महिलाओं के योगदान को वो जो औपनिवेशिक चश्मा है ना, उससे हटकर देखने की जरूरत है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। लेख की शुरुआत इसी मुद्दे से होती है कि कैसे औपनिवेशिक काल ने हमारी अपनी संस्कृति और इतिहास को लेकर हमारी समझ को धुंधला कर दिया। हमें सिखाया गया कि अपनी चीजों को कम समझे। अच्छा, तो ये लेख कहता है कि अहिल्याबाई जैसी शख्सियतों का अध्ययन करना ये उस औपनिवेशिक सोच से बाहर निकलने का एक रास्ता है। वाह हाँ, बिल्कुल। एक तरह से ये हमें याद दिलाता है कि भाई भारत में शक्तिशाली महिलाओं की एक बहुत लंबी अटूट परंपरा रही है। आप देखिए, वैदिक काल में मैत्रेयी, गार्गी, फिर मध्यकाल में मीराबाई और आधुनिक काल में भी जैसे झलकारी बाई। अहिल्याबाई का अध्ययन हमें अपनी उस ज्ञान परंपरा से दोबारा जोड़ता है। अहिल्याबाई जिनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ और उन्होंने करीब 1767 से 1795 तक मालवा पर शासन किया। उनके समय में होलकर वंश मराठा साम्राज्य के तहत काफी मजबूत भी हुआ। जी। लेकिन लेख ये कहता है कि उनकी नीतियों की जो खास बात थी वो सामाजिक समरसता थी। उनके शासन में इसका मतलब क्या था, कैसे दिखता था ये? देखिए, इसका मतलब था सबको साथ लेकर चलना। लेख खास तौर पर बताता है कि कैसे उन्होंने जो हाशिए पर पड़े समूह थे, जैसे भील और गोंड समुदाय के लोग, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बड़े ठोस कदम उठाए। जैसे कि कोई उदाहरण है लेख में? हाँ, जैसे वो भीलवारी का जिक्र है। ये एक तरीका था उन्हें प्रशासन का, सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने का। इससे उन्हें सिर्फ पैसा नहीं मिला, बल्कि सम्मान और एक पहचान मिली। उन्हें लगा कि वो भी व्यवस्था का हिस्सा है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि सम्मान की बात भी, और समाज सुधार के मामले में। हाँ, और यहाँ लेख एक और बहुत बहुत अहम बात बताता है। अपने समय से कहीं आगे की सोच रखते हुए अहिल्याबाई ने विधवाओं को उनके पति की संपत्ति पर अधिकार दिलाने का पुरजोर समर्थन किया। अच्छा जी, ये उस जमाने के हिसाब से सोचिए कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई समाज सुधार की बात, पर उन्होंने बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो काफी काम किया है ना? लेख में मंदिरों, धर्मशालाओं, पानी के स्रोतों, घाटों का जिक्र है। हाँ हाँ, बहुत काम किया। और ये सिर्फ मालवा में नहीं, बल्कि बनारस, द्वारका, रामेश्वरम जैसी दूर दराज की जगहों पर भी। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ धार्मिक निर्माण की बात नहीं थी, ये उस जमाने में भारत के अलग अलग कोनों को जोड़ने का एक जरिया भी था। तीर्थ यात्रा आसान हुई, लोगों का आना जाना बढ़ा। हाँ, सही बात है। एक तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी। बिल्कुल। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ा इससे, और अर्थव्यवस्था पर भी उनका ध्यान था। हाँ, वो माहेश्वर और माहेश्वरी साड़ियों वाला जिक्र आता है लेख में। जी, उन्होंने माहेश्वर को कपड़ा उत्पादन के एक बड़े केंद्र के तौर पर विकसित किया। कारीगरों को बुलाया, उन्हें संसाधन दिए, ट्रेनिंग दी, और वहीं से वो प्रसिद्ध माहेश्वरी हैंडलूम इंडस्ट्री खड़ी हुई। और सिर्फ उत्पादन ही नहीं, उन्होंने व्यापार में नैतिकता, संतुलित व्यापार पर भी जोर दिया। जबरदस्त। अच्छा, लेख उन्हें नारी शक्ति का प्रतीक भी कहता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये आज के नारीवाद से कैसे अलग है, जैसा लेख बताता है? देखिए, लेख के अनुसार अहिल्याबाई की नारी शक्ति में करुणा भी थी और दृढ़ निश्चय भी। वो एक ही साथ थी। ये उस पश्चिमी नारीवाद की धारणा से अलग है जो कई बार पुरुष गुणों को अपनाने पर जोर देता है। अच्छा। हाँ, लेख कहता है कि अहिल्याबाई ने नारीत्व के गुणों को, जैसे करुणा, देखभाल, उन्हें कमजोरी नहीं माना, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। वो सौम्य थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक कठोर प्रशासक भी बन सकती थी। तो ये शक्ति का एक अलग भारतीय स्वरूप था। समझी। और उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसका संबंध है उन मंदिरों के पुनर्निर्माण से जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा या अपवित्र किया था। जी। तो ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, ये एक तरह से अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपने गौरव को फिर से स्थापित करने का प्रयास था। एक आध्यात्मिक बुनियाद पर राष्ट्र को जोड़ने की कोशिश। लेख तो उनके इन मूल्यों की गूंज आगे चलकर अरविंद घोष और दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार में भी देखता है।
अंत्योदय हाँ। यानी समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय। जी बिल्कुल। लेख पश्चिमी सेक्युलरिज्म और भारतीय धर्म की अवधारणा में भी एक अंतर बताता है। ये मुझे काफी अहम बिंदु लगा। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पश्चिम में सेक्युलरिज्म का मतलब अक्सर होता है चर्च और स्टेट का अलगाव। धर्म निजी मामला है, राज्य अलग। जी। लेकिन भारत में धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन या पूजा पाठ नहीं है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। कर्तव्य, जिम्मेदारियां, सही आचरण, न्याय, ये अधिकारों, राइट्स पर आधारित पश्चिमी मॉडल से ज्यादा कर्तव्यों, ड्यूटीज पर आधारित व्यवस्था है। तो अहिल्याबाई के लिए धर्म क्या था? उनके लिए धर्म शासन का आधार था, लोगों को जोड़ने वाला तत्व, न्याय और सेवा का मार्ग। लेख इसी संदर्भ में उनके सेवा, न्याय और धर्म के सिद्धांतों की तुलना आज के सबका साथ सबका विकास के नारे से करता है। और जैसा लेख स्पष्ट करता है, ये केवल स्रोत में दिया गया एक विश्लेषण है, जिसे हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। जी, तो ये शासन का एक अलग नजरिया दिखाता है, जो कर्तव्यों पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो ये लेख अहिल्याबाई होलकर को एक असाधारण प्रशासक, एक दूरदर्शी समाज सुधारक, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली और नारी शक्ति की सच्ची प्रतीक के रूप में पेश करता है। और इन सब की जड़ें धर्म यानी कर्तव्य और न्याय की गहरी समझ में थीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, उनके जीवन और उनके दर्शन पर और ज्यादा सोचने और चर्चा करने की जरूरत है, ताकि हम अपने अतीत की इस महान विरासत से सीखकर आज की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सके। सही बात है। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज के समय में जहां अधिकारों की बात, राइट्स बेस्ड अप्रोच बहुत हावी है, क्या अहिल्याबाई होलकर जैसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर कर्तव्य आधारित यानी धर्म पर आधारित नेतृत्व की गहरी समझ हमारे गवर्नेंस और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो सकती? सोचने वाली बात है।